नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 27 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि प्रधानमंत्री ने हंसपुर गुजरात में ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव का उद्घाटन किया है। तो ये जो उद्घाटन है, सुजुकी के भारत में निर्मित पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा जो है वो सुजुकी द्वारा बनाया गया है और भारत में ही पूर्णतः ये बनाया गया है इलेक्ट्रिक वाहन। और इससे होगा क्या, ये जो है ना, ये 100 देशों से ज़्यादा मतलब देशों में ये गाड़ी निर्यात की जाएगी। तो ये भी भारत के जो है मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है। अब देखिए, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अगर हम लोग देखें तो ये डीसी जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक यानी दृष्ट धारा है बैटरी से एसी यानी अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में बदल कर मतलब मोटरों को घुमाते हैं। अब इसकी देखिए चुनौतियाँ क्या क्या इलेक्ट्रिक वाहन की। सबसे पहला है कि परिचालन संबंधी समस्याएं होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की शुरुआती लागत बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इसकी कुल पूंजी का जो 40% है ना, वो बैटरियों में ही चला जाता है। जागरूकता में कमी होती है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, जैसे बैटरी अपशिष्ट या फिर इनके जो पुनर्चक्रण संबंधी चिंताएं, उसको कहाँ पर कैसे मतलब सॉल्व किया जाए, तो ये भी एक बड़ी बात है। फिर मौजूदा मतलब बिजली ग्रिड की दबाव है, तो वो भी एक प्रकार से है ना, क्योंकि भारत में देखिए, भारत में तो अभी जितना भी बिजली बनता है तो वो ज़्यादातर मामलों में औद्योगिक उत्पादन में या फिर घर में संचालन में, इन सब में चला जाता है, मकानों में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा विद्युत जनरेशन करना होगा, तो वो भी एक बड़ी प्रकार से समस्याएँ हैं। अब थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं, और है जरूरी कदम। इस पे हमें क्या क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला, वित्त को लेकर देखें तो बैटरी की लागत को वाहन के अनुसार लागत करना, मतलब जैसे कोई भी वाहन है, अगर उससे हम लोग अगर बैटरी की वहन लागत को अलग कर देंगे, मतलब बैटरी अलग से लगाया जाएगा, जैसे आप लोग ऑटो रिक्शा वगैरह में देखते होंगे, तो उनमें बैटरी को वो सब चेंज कर सकते हैं। तो इससे वही बोल रहे हैं कि बैटरी की लागत को अलग कर सकें, तो बहुत अच्छी बात होगी ये। फिर नई बैटरी प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान और विकास करना। चार्जिंग अवसंरचना पर रणनीतिक विस्तार किया जाना चाहिए। अब देखिए, थोड़ा देख लेते हैं भारत की ग्रीन मोबिलिटी से जुड़ी पहल की ओर। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 जो है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने और उसके उत्पादन में तेज़ी लाने पर जोर देता है। फिर ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना है, वो ऑटोमोबाइल और उनके पुर्जों को घरेलू उत्पादन को बड़ा प्रोत्साहित करता है। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना जो है, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल और बैटरी स्टोरेज के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है, वह आधुनिक बैटरी के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। फिर नीति आयोग द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स, ये मतलब राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की दिशा में कितनी प्रगति हो रही है, उसको एक प्रकार से मतलब जांच करता है इसका। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं खबर की ओर। वह है, नीति आयोग ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2025 जारी की है। ये जो है ना, ये अपनी प्रगति का आकलन और प्रस्तुतिकरण करते हैं इसके माध्यम से, जैसे एसडीजी गोल जो है उसका। तो देखिए, ये तीसरी रिपोर्ट है। दूसरी जो है मतलब दो पहली रिपोर्ट 2017 और 2020 में प्रस्तुत ऑलरेडी की जा चुकी है। तो 2025 की जो रिपोर्ट है, ये तीसरी मतलब वीएनआर रिपोर्ट है, मतलब स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा। अब देखिए, रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी को लागू करने की दिशा में भारत का दृष्टिकोण। तो सबसे पहला है कि समग्र सरकार और समग्र समाज का दृष्टिकोण है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो हम लोग चला रहे हैं, वो भी एक प्रकार से इस पे मतलब काम करता है। फिर एसडीजी स्थानीयकरण मॉडल, नवाचार का लाभ उठाना, ये सभी जो है ना, ये भारत का दृष्टिकोण को दर्शा रहे हैं एसडीजी को लागू करने में। अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें कि भारत की उपलब्धियां क्या है एसडीजी को लेकर, मतलब सतत विकास लक्ष्यों को लेकर, तो सबसे पहला जो एसडीजी है वो है गरीबी का अंत, एसडीजी 1 गरीबी का अंत। तो हमारी जो चरम गरीबी है वो 2022-23 में मात्र 2.3% पर आ गई है। मतलब एसडीजी 2 है शून्य भूखमरी, जो खाद्यान्न उत्पादन है अब 2023-24 में 332.3 मिलियन टन हो गया है। तो बहुत ज़्यादा उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई है। इसके बाद एसडीजी 5 है लैंगिक समानता। स्थानीय सरकारी निकायों, मतलब जो पंचायत हो गया, म्यूनिसिपल बॉडीज़ हो गया, तो उन सब में 45% से अधिक निर्वाचित सीटें जो है वो महिलाओं पर जा रही है। फिर बाल विवाह में भी 2019-20 में जो है 23.3% हो गई है, मतलब घटकर, जो कि 2005 में 47%, मतलब भारत के आधे से ज़्यादा लोग बाल विवाह ही करते थे 2004-5 में, लेकिन अब ये घटकर मात्र 23% पर आ गई है। फिर देखिए, एसडीजी 6 जो है वो स्वच्छ जल और स्वच्छता है। उसमें बोला गया कि जल जीवन मिशन के तहत नल से जल की आपूर्ति के अंतर्गत 2019 में 17% से बढ़कर अब ये 80% तक पहुंच गया है। एसडीजी 7 जो है वो किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा जो है वो, मतलब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हिस्सेदारी अब हमारी मतलब विद्युत उत्पादन क्षमता में 47% हो गई है।
फिर SDG 9 देखते हैं, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना। तो देखिए वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 2024 में 39वें स्थान पर आ गई है। तो ये भी हमें दिखाता है कि हम लोगों ने सतत विकास लक्ष्यों को कितनी अच्छे से मतलब उनके ऊपर काम किया है और हमें उन पर लाभ उनके लागू करने में अग्रसर हैं। नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण डिजिग्नेटेड नेशनल अथॉरिटी जो है उनकी घोषणा की है। तो ये जो प्राधिकरण है ये पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने के लिए अनिवार्य है। और इसमें देखिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, तो ये कहा गया है कि देश स्वेच्छा से आपस में सहयोग करके अपने अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार बनाए गए हैं जो कि देश आपस में कार्बन क्रेडिट का व्यापार खरीद बिक्री यहाँ से कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 6.4 है क्या कार्बन मतलब पेरिस संधि का, तो इसमें बोला गया है कि पेरिस एग्रीमेंट का क्रेडिटिंग मैकेनिज्म लागू किया जाएगा जिसके अंतर्गत कार्बन क्रेडिट्स को एक से अधिक देशों में ट्रांसफ़र करने या बेचने में इसको सक्षम बना सकेंगी। अब देखिए इसके तहत जो नामित की गई है राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण जो कि नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो ये करेंगे कि अनुच्छेद 6.4 से संबंधित परियोजना में भागीदारी और अधिकृत और मंजूरी ये प्रदान करेंगे। इसके बाद है कि इसकी गतिविधियां और परियोजनाओं की एक सूची अगर हम लोग देखें तो ये सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस के संबंध से संबंधित गतिविधियां, वैकल्पिक सामग्रियां जैसे ग्रीन अमोनिया पर भी दिशा निर्देश जारी करना, कार्बन रिमूवल संबंधी गतिविधियां जैसे कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण संबंधी जो गतिविधियाँ हैं वो इनको ये रेगुलेट करेंगे, एक प्रकार से इनको देखेंगे कार्बन मतलब ट्रेडिंग को लेकर। इसकी जो संरचना है ये पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी। अब कार्बन बाजार की अगर थोड़ा हम लोग देख लें तो ये प्रकार से व्यापारिक प्रणाली है जहां कार्बन क्रेडिट्स बेचे वो खरीदे जाते हैं। तो अगर एक कार्बन क्रेडिट मतलब एक टन CO2 या फिर अन्य ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन हो गया या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, तो ये सभी जो है ना उत्सर्जन में कटौती, स्थिरीकरण और रोकने के बराबर है। अब चलिए हम लोग इसको देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2032 तक ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में $50 बिलियन के नए निवेश की आवश्यकता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर ऊर्जा एवं जलवायु केंद्र की एक रिपोर्ट कही गई है और ये 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता हम लोग विकसित करने पर मतलब काम कर रहे हैं। तो उसी को लेकर ये कहा गया है कि भारत को अगर ये 500 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता करनी है 2030 तक, तो 2030 तक 61 गीगावाट और 2032 तक 97 गीगावाट की ऊर्जा भंडारण क्षमता की भी आवश्यकता होगी। और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को अगर हम लोग देखें तो इसमें बोला गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा से उपलब्ध ऊर्जा को ये स्टोर करते हैं एक प्रकार से। भारत में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का महत्व तो सबसे पहला है कि परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में बहुत ज़्यादा पहुंचाने में, बहुत तेज़ी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि, जैसे मैंने हम लोगों ने पहले ही डिस्कस की 2 आर्टिकल पहले, तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में वृद्धि करेगी, ग्रिड की स्थिरता और बिजली की गुणवत्ता को बनाए रखेगी। इसके बाद देखते हैं कि हमारे यहाँ पर नीति और विनियमन संबंधी सुझाव क्या क्या दिया गया उसको लेकर। तो सबसे पहला है कि मौजूदा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में भंडारण को जोड़ना, तो वही जो अभी बात कर रहे हैं उसी को लेकर है। इसके बाद नवी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सह अस्तित्व ऊर्जा भंडारण अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। मतलब जहाँ पर भी नई नवीकरणीय ऊर्जा संस्थाएँ स्थापित होगी वहाँ पर हम लोग अनिवार्य कर देंगे कि उसको भंडारण ऊर्जा मतलब स्थापित करना अनिवार्य हो जाए। फिर बोल रहे हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग का विस्तार करना, मतलब जहाँ पर जिस परियोजना में लॉस हो रहा है तो वहाँ पर सरकार भी अपनी हिस्सेदारी दें कुछ। फिर बोल रहे हैं घरेलू विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो ये तो रटी रटाई वाली बात है। अब चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ESS प्रौद्योगिकियों के प्रकार, मतलब ऊर्जा संरक्षण को लेकर जो ये है ऊर्जा भंडारण प्रणाली है उनके प्रकार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि यांत्रिक भंडारण, तो ये पंप हाइड्रो स्टोरेज हो गया, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज हो गया, इसके तहत से हम लोग यांत्रिक भंडारण कर सकते हैं। फिर देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज बैटरीज हो गए, जैसे लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, हाई टेम्परेचर सोडियम बैटरियाँ, जिंक आधारित बैक्टीरिया, फ्लो बैक्टीरिया जो होती है ये सभी इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज बैटरी के अंतर्गत आती है। थर्मल एनर्जी स्टोरेज, तो इसमें पिघला हुआ नमक, गर्म या ठंडा पानी हो गया, बर्फ़ का भंडारण, ये सभी थर्मल एनर्जी स्टोरेज के अंतर्गत आती है। इलेक्ट्रोकेमिकल स्टोरेज में होता है सुपर कैपेसिटर या फिर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसके बाद लास्ट में आता है केमिकल स्टोरेज, यानी ये हाइड्रोजन को मतलब एक प्रकार से यूज किया जाता है केमिकल के रूप में और उसके हाइड्रोजन में ऊर्जा संरक्षित की जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं खबर। सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट खबर जो मुझे लग रही है वो है अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ है वह प्रभावी हो गया है।
तो अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात का इससे कुल मूल्य के 2/3 हिस्से पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत पर उच्च टैरिफ का प्रभाव देख लें तो सबसे पहला निर्यात पर टैरिफ का सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि अमेरिका को किया जाने वाला उत्पाद जो है वो निर्यात 2024-25 के मौजूद $87 बिलियन से घटकर 2025-26 में 49 बिलियन हो जाने की संभावना है। सर्वाधिक प्रभावित उद्योग में सबसे पहला कि कम मार्जिन वाले और श्रम गहन उद्योग जैसे कि रत्न आभूषण, वस्त्र परिधान, झींगा पालन, ऑटो पार्ट्स इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। प्रतिस्पर्धात्मक में कमी, इससे मतलब अन्य देशों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, भारत को कम मिलेगा, तो हमारा प्रतिस्पर्धा तो कम होगी। फिर विदेशी प्रभाव भी है, जैसे FDI या फिर FPI ये सभी घट सकते हैं, इससे ये भी एक प्रकार से चिंता जताई जा रही है। अब हम लोग को बताया जा रहा है कि आगे की राह क्या है। तो सबसे पहला है कि ब्याज समकारी योजना, मतलब हम लोगों को एक प्रकार से योजना लागू की जानी चाहिए जिसके कारण से उद्योगों को अतिरिक्त पूंजी का स्राव हो सके। इसके बाद है कि लक्षित क्रेडिट लाइन शुरू की जानी चाहिए। निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे रोडटेप स्कीम था, ROSTCL स्कीम जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, इसलिए मैं बोला हूँ। इसके बाद है कि सरलीकृत विनियामक प्रक्रियाएँ और युक्तिसंगत शुल्क जो है वो लिया जाना चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट पर। नेक्स्ट जो खबर है वो है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जारी किया है, और ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर के रूप में यह जारी किया गया है। ये स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्र के परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय को दर्शाता है। तो हम लोग इसके थोड़ा रिपोर्ट पर हम लोग देख लेते हैं। रिपोर्ट का नाम क्या था, मैंने बोला व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025। तो इसके रिपोर्ट कर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूल का जो है ना अभी भागीदारी छात्र नामांकन में अभी भी 56% के आसपास है। तो सोचिए, मतलब 56% अभी भी सरकारी स्कूल में छात्र एडमिशन ले रहे हैं, और शहरी क्षेत्रों में तो मात्र ये 30% ही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 66% है। अच्छा, व्यय की हम लोग देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शिक्षा मतलब स्कूली शिक्षा पर प्रति व्यक्ति जो औसत व्यय है वो मात्र 8,000 है, लेकिन शहरी क्षेत्र में ये देखिए मतलब 23,500 पर आ चुका है। तो शहरी क्षेत्र वाले बहुत ज़्यादा व्यय कर रहे हैं मतलब स्कूली शिक्षा पर। निजी कोचिंग में बोल रहे हैं कि 1/3 छात्र जो है वो निजी कोचिंग ले चुके हैं या फिर ले रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो मात्र ये 25% है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये 31% बढ़ गया है। फिर शिक्षा के लिए वित्त पोषण के हम लोग देखें तो 95% छात्रों की पढ़ाई का खर्च उनके परिवार वहन कर रहे हैं, और केवल 1% छात्रों को ही मतलब व्यय के लिए प्रमुख स्रोत जो है वो सरकारी छात्रवृत्ति है। तो भारत में बहुत कम छात्रवृत्ति, अगर आप यही कंपैरिजन करेंगे डेवलप कंट्री से, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस, इटली या फिर जर्मनी को देख लें, तो वहाँ पे छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप स्कीम है वो बहुत ज़्यादा चलाई जाती है, जिसके कारण से गरीब तबके के जो लोग हैं उसे बहुत ज़्यादा उससे लाभान्वित होते हैं। और भारत के भी बहुत ज़्यादा लोग छात्रवृत्ति के कारण ही बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे हार्वर्ड हो गए, MIT, तो आप देखते होंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे। तो इसमें ये बोलता है ये कुछ सर्वेक्षण जैसे उद्योगों में वार्षिक सर्वेक्षण हो गया, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हो गया, उद्योग घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण हो गया, ये सभी जो है ना ये कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग खबर की ओर। राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो अभी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक मामले में PMLA के तहत ED जाँच के आदेश दे दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कड़ी आलोचना की है। तो थोड़ा देख लेते हैं NGT की। तो ये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसको स्थापित की गई थी। यह आवेदन या अपील के दायर होने के 6 महीने के भीतर अंतरिम रूप से निपटान के लिए प्रयास करना इसको अनिवार्य किया जाता है, और ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के साथ साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी ये पालन करता है। इसकी नई दिल्ली में प्रधान पीठ है, लेकिन इसके साथ साथ 4 पीठ जो है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी स्थापित हैं। नेक्स्ट खबर है प्रोजेक्ट 17A। तो अभी प्रोजेक्ट 17A के तहत ही 2 मल्टी मिशन स्टेल्थ फाइट फ्रिगेट्स यानी INS उदयगिरी और INS ब्रह्मगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 17A जो है ये शिवालिक श्रेणी फ्रिगेट्स को बनाता है, और ये 7 फ्रिगेट्स का निर्माण करेगा। देखिए 17A में 7 है ना, तो याद रखिएगा ये 7 फ्रिगेट्स का निर्माण करेगा, जो कि मझगांव डॉकयार्ड यानी मुंबई में जो है, और एक है GRSE कोलकाता में, ये दोनों के द्वारा 7 फ्रिगेट्स का निर्माण किया जाएगा। अच्छा, ये भी है कि एक डीजल इंजन मतलब होगा और एक गैस टरबाइन इसमें सम्मिलित होगा, है ना। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। 3GGP यानी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो भारत ने पहली बार थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के रेडियो एक्सेस नेटवर्क मीटिंग की मेज़बानी की है, जिनका फोकस 6G स्टैंडर्डाइजेशन पर है। अब इसकी मेज़बानी जो है टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया कर रही है।
थोड़ा देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है, इसकी स्थापना 1998 में 3G मोबाइल मानकों के विकास हेतु की गई थी। लेकिन जो ये अभी जो है ये मोबाइल संचार प्रौद्योगिकियों जैसे 3G से लेकर 5G 6G तक के लिए स्पेसिफिकेशन ये तैयार करता है, जिसके कारण से एक मानकीकृत मतलब विश्व के लिए मिल सके। अब ब्राउन डार्फ, नेक्स्ट जो है ब्राउन डार्फ, तो ये देखिए मिल्की वे में UPM J10403551 AAB AABBAB ये नाम है कुछ। इनका नाम जो है ये दुर्लभ क्रॉडॉपर स्टार सिस्टम की खोज की है। यह प्रणाली जो है यह 2 घंटे ब्राउन डार्फ से बनी है, जो 2 युवा रेड ड्वार्फ तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। अब ब्राउन ड्वार्फ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तारों की तरह गैस और धूल के बादलों के गुरुत्वीय संकुचन से बनते हैं, लेकिन इनमें लगातार हाइड्रोजन संलयन बनाए रखने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान इसमें नहीं होता है। तो इसको अक्सर बोलते हैं फेल्ड स्टार, विफल तारे। तो याद रखिएगा, ब्राउन ड्वार्फ को कहते हैं विफल तारे, फेल्ड स्टार। तो इसका वायुमंडल जो है विशाल गैसीय ग्रहों जैसे बृहस्पति से मिलता जुलता है, इसलिए बृहस्पति को कहेंगे मतलब स्टार लाइक प्लानेट, मतलब है ना, इस बृहस्पति को इसलिए कहते हैं। अच्छा, ब्राउन ड्वार्फ में ड्यूटेरियम संलयन कर सकते हैं, लेकिन ग्रह ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ग्रह और ब्राउन ड्वार्फ में यही डिफरेंस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं फाइड विश्व कप। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने फाइड विश्व कप 2025 का आयोजन जो है भारत के गोवा शहर में किया जाएगा, इसकी घोषणा की है। तो फाइड विश्व कप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये प्रमुख शतरंज प्रतियोगिता है। स्थापना इसकी 1924 में पेरिस में एक गैर सरकारी संस्था के रूप में हुई थी। फिलहाल में इसका मुख्यालय मतलब स्विट्जरलैंड के लॉरेंज में है। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि शीर्ष 3 स्थान पाने वाले खिलाड़ी जो है 2026 के क्रेडिट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे इसके अंतर्गत। नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आरोग्य पाचा। तो देखिए, केरल में आरोग्य पाचा को वैश्विक स्तर पर प्रकाश में लाने वाले कुटिमन्नन कानी का निधन हो गया है। अब देखते हैं आरोग्य पाचा है क्या। तो इसका शाब्दिक अर्थ है शक्ति देने वाला हरा पौधा। ये एक दुर्लभ स्वदेशी औषधीय पौधा है। इसके औषधि गुण बहुत ज़्यादा हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, तनाव रोधी, सूजन रोधी, ट्यूमर रोधी, अल्सर रोधी, मधुमेह रोधी। ये अगस्त्य पहाड़ियों यानी पश्चिमी घाट में रहने वाले स्थानीय कानी जनजातियों द्वारा पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता था। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि तिरुवनंतपुरम में स्थित ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आरोग्य पाचा और अन्य 3 सामग्री से मिलकर जीवनी नामक एक दवा विकसित की है, और इसकी कमाई का 50% हिस्सा जो है वो कानी जनजाति को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रोग्राम सेल रिवाइवल। तो देखिए, CCMB की वैज्ञानिक टीम ने प्रोग्राम जैविक प्रक्रिया का पता लगाया है, जो कोशिका को लगभग मृत्यु की स्थिति से वापस लौटा सकती है, और जिसे प्रोग्राम सेल रिवाइवल कहा जाता है। प्रोग्राम सेल रिवाइवल के बारे में थोड़ा देख लें तो यानी कोशिकाओं की नियंत्रित मृत्यु की प्रक्रिया तो अपरिवर्तनीय होती है, मतलब हमारा कोशिका अगर खुद को नष्ट करती है, लेकिन ये CCMB के वैज्ञानिकों ने आनुवांशिक रूप से एनकोड किए गए रिवाइवल कोड की खोज की है। तो वही मैंने आपको बताया। तो इसकी महत्व ये हो सकती है कि ये पुनर्योजी चिकित्सा में महत्व हो सकता है, कैंसर अनुसंधान, स्टेम सेल बायोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा सकता है। अब लास्ट खबर को हम लोग बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। तो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा मैप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैप से ही ज़्यादातर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, तस्मान सी है, यहाँ पैसिफिक सी है, अरफुजा सी है, टिमोर सी है, इंडियन ओशन है, कोरल सागर है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट्स भी है। तो यहीं पर मैंने वही चीज़ हाईलाइट की है, विश्व का मतलब सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद उत्तर में अराफुस सागर, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा खुद से, है ना। बॉस स्ट्रेट कहाँ पर है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट्स कहाँ पर है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं को और देखें तो यहाँ उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। नदियाँ में मेरे और डॉर्लिंग है। पर्वत श्रृंखला में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है पूर्वी तट पर। फिर मरुस्थल में ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी है, और मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भागों से होकर गुजरती है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर जाकर इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आज की करंट अफेयर्स यहीं तक समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले करंट अफेयर्स पर। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।